आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि स्कूल जाने वाली जो लड़कियां हैं उनका सामाजिकरण किस प्रकार से होता है तथा उनका सामाजिकरण औपचारिक संगठनों द्वारा और अनौपचारिक संगठनों द्वारा, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किस प्रकार से होता है, वो इसमें किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं तथा किस प्रकार से जो स्कूल की लड़कियां हैं उन पर समाजीकरण का प्रभाव पड़ता है। इनको आज हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कि स्कूल जाने वाली लड़कियों का समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के संगठनों के माध्यम से होती है। तो एक यह जटिल प्रक्रिया है जो औपचारिक तथा अनौपचारिक, मतलब औपचारिक का कहने का क्या तात्पर्य है कि जहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वह एक स्ट्रक्चर वे में होंगी, चाहे वो उसका उद्देश्य हो गया या गोल हो गया, वो एक निर्धारित या फिर एक लाइन में ही चलेगा। और वहीं पे अनौपचारिक, जहाँ पर जो एक अनस्ट्रक्चर वे में उसका समाजीकरण होता है। तो इन दोनों तरह से उनका क्या होता है, एक समाजीकरण किया जाता है। समाजीकरण क्या है उसको भी देख लेते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मानदंडों, मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को सीखते हैं और आत्मसात करते हैं, जिससे वे समाज के कार्यात्मक सदस्य बन जाते हैं। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, महिला, पुरुष या फिर कोई अन्य, जो समाज के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी उनके मानदंड हैं, जो भी उनके नियम हैं या जो भी उनके विश्वास है कि किस प्रकार से हमें समाज में रहना है, किस प्रकार से कपड़े पहनना है या फिर किस प्रकार से लोगों से बातचीत करना है या कैसी प्रतिक्रियाएं देनी है, कैसे एक दूसरे को सहायता करना है। तो यह सब चीज़ें क्या है, एक समाजीकरण के अंतर्गत आ जाती है। इसे ही हम लोग समाजीकरण करते हैं। इसके द्वारा मानव क्या करता है, जो व्यवहार है उसको सीखता है, उसको आत्मसात करता है और फिर इसी समाज के द्वारा या इसी समाज में अपने जो भी व्यवहार है उसको हस्तांतरण करता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यहाँ चलता रहता है, जिससे वह समाज के कार्यात्मक सदस्य बन सके। आइए आगे देखते हैं कि औपचारिक संगठनों में स्कूल जाने वाली लड़कियों का समाजीकरण, कि जो लड़कियां हैं जब वह स्कूल में जाती हैं तो एक औपचारिक वे में किस तरह से उनका समाजीकरण पूर्ण होता है या फिर समाजीकरण किस प्रकार से स्कूल के द्वारा किया जाता है। इसको हम लोग समझते हैं कि सोशलाइजेशन ऑफ स्कूलिंग गर्ल इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, की जो फॉर्मल संगठन है जैसे कि स्कूल हो गया और विश्वविद्यालय हो गए या फिर कॉलेजेस हो गए, तो इस हमारे फॉर्मल्स में आ जाते हैं क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर वे में हमारा स्कूलिंग चलता है। तो इसके द्वारा कैसे उनका समाजीकरण होता है देखते हैं कि पहला है ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण, कि इसमें जैसे कि ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण से क्या मतलब है कि जो भी जैसे कि पाठ्यक्रम हो गया, लड़कियां औपचारिक शिक्षा के माध्यम से गणित हो गया, विज्ञान हो गया, भाषा है, इतिहास है, आदि विषयों का क्या करती है, वो ज्ञान प्राप्त करती है तथा यह उन्हें इस दुनिया को समझने में तथा अपने भविष्य के लिए कौशल विकसित करने में क्या करती है, ये सब ज्ञान उनको मदद करती है। और इसमें कौशल का अधिग्रहण या कौशल का विकास किस प्रकार से होता है कि इसमें जैसे कि मान लीजिए स्कूल उन्हें समस्या समाधान हो गया, एक आलोचनात्मक सोच और फिर या फिर रचनात्मक हो गया, संचार कौशल सिखाते हैं, जो वयस्क जीवन में क्या करते हैं, उनको एक महत्वपूर्ण महत्वता निभाती है। जैसे कि स्कूल में ही हम लोग को बहुत सारे जब अच्छे से पढ़ाई किया जाता है या फिर बहुत सारे विज्ञान हो गए, गणित हो गया या फिर भाषा हो गया, जब इन सब का ज्ञान दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग जो भी समस्या है उनका समाधान ढूंढने में या फिर सही क्या है, गलत क्या है, तो इन सब चीज़ों का हम लोग सोच विकसित करने में सफल होते हैं, जो हमारे सामाजिकरण में क्या करती है, एक मुख्य भूमिका निभाती है। फिर दूसरा है कि नियमों और अनुशासन का पालन, के औपचारिक संगठन सामाजिकरण में किस तरह से भूमिका निभाती है कि वो नियम और जो अनुशासन का पालन करना भी हमको सिखाती है। जैसे कि एक स्कूल एक संरचित वातावरण या फिर एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में हमें क्या करती है, एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट प्रदान करती है कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें किस-किस प्रकार से कौन-कौन से नियम हैं या फिर क्या समय सारणी है, तो ये सब क्या होता है, ये लिखा हुआ रहता है या पालन करना हमको सिखाया जाता है। या उन्हें अनुशासन, डिसिप्लिन हो गया या फिर किस तरह से सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करना है, ये सब हमें नियम सिखाते हैं। तो उन्हीं कक्षा के व्यवहार के मानदंडों हो गए, जैसे कि शिक्षकों का सम्मान करना या फिर बारी-बारी से बात करना या फिर शांत रहना या फिर एक दूसरे को सम्मान देना। तो ये सब नियम या अनुशासन का पालन क्या करते हैं, उनके समाजीकरण में एक मुख्य भूमिका निभाती है एक ये सब ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स। फिर तीसरा है लिंग आधारित भूमिकाएं और अपेक्षाएं, जेंडर बेस्ड रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, की
जैसे कि इसमें अप्रत्यक्ष समाजीकरण होता है किस प्रकार से, जैसे देखते हैं कि अक्सर स्कूल अनजाने में या जानबूझकर लिंग आधारित रूढ़ियों को मजबूत करते हैं। तो जैसे कि लिंग आधारित रूढ़ियों का क्या मतलब है कि उदाहरण उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में अक्सर क्या करते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको पारंपरिक भूमिका निभाते हुए दिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए खाना बनाना हो गया, या फिर खाना बनाना हो गया तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि महिलाएं खाना बना रही, कपड़ा धो हो गया तो उसमें महिलाओं को ही कपड़ा धोते हुए दिखाया जाता है, या फिर बच्चा खिलाना हो गया तो उसमें भी महिलाओं को ही दिखाया जाता है। तो ये ऐसी पाठ्य पुस्तकें क्या करती है, जो लिंग आधारित रूढ़ियाँ उसको मजबूत करने का कार्य करती हैं तथा ये लड़कियों को विज्ञान या खेल जैसे कुछ विषयों से भी क्या करती है, दूर रखती है। फिर इसी में जैसे शिक्षक का व्यवहार हो गया, तो शिक्षक अनजाने में लड़के और लड़कियों के साथ क्या करते हैं, एक अलग ही व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कि लड़कों को नेतृत्व के लिए प्रोत्साहित करना हो गया, या फिर लड़कियों को अनुशासन के लिए प्रेरित करना हो गया। तो इसमें क्या करते हैं कि लड़कों को जैसे कि एक लीडरशिप के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो वहीं लड़कियों को सिर्फ अनुशासन किस तरह से क्या करना है, नियमों का कैसे पालन करना है, इस चीज़ की भूमिका उनको मतलब कि बताया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि जो कक्षा का विद्यालय है वह चार दीवारी तक क्या होता है, सीमित होते हैं, जबकि लड़कियों को बाहर जाने की अधिक स्वतंत्रता भी मिल सकती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी हमारे पाठ्य पुस्तक हो उसमें लिंग आधारित जो रूढ़ियाँ उसको समाप्त करके पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए, जिससे उनका जो समाजीकरण है एक सकारात्मक वे में चल सके, ये इन सब रूढ़ियों के आधार पे ना हो। फिर चौथा है प्रतिस्पर्धा और सहयोग, कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन की औपचारिक संगठन जैसे स्कूल हो गया, तो स्कूल में जो लड़कियां हैं, लड़कियों को प्रतिस्पर्धा करना और जीतना सिखाते हैं कि उसमें कंपटीशन का भावना लाते हैं तथा जीतना सिखाते हैं, लेकिन साथ ही टीमों और समूहों में सहयोग करना भी सिखाते हैं, किस प्रकार से हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, किस प्रकार से हमें कॉपरेशन करना है और किस तरह से एक दूसरे का सम्मान करना है। तो ये भी हमें विद्यालय सिखाती है। अकादमिक प्रदर्शन हो गया, या फिर पाठ्येतर गतिविधियाँ, पाठ्य से अलग अलग जो भी हमारी गतिविधियाँ हो गई, तो स्पर्धा उन्हें क्या करती है, लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करती है, कड़ी मेहनत करना सिखाती है। कंपटीशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो पाठ्य हो गया या पाठ्य से अलग जो गतिविधियाँ हो गई, जब एक कंपटीशन का भाव रहता है तो कहीं न कहीं हमें उसके लिए वो क्या करती है, प्रेरित करती है और मेहनत करने के लिए हमें एक ललक पैदा करती है। तो इन सब के माध्यम से भी लड़कियों का क्या होता है, एक औपचारिक संगठनों के द्वारा सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाती है। पाँचवाँ है अधिकार और सत्ता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, कि स्कूल में जो शिक्षक है या प्रधानाचार्य या फिर अन्य कर्मचारी हैं, सत्ता के आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये सब, जो लड़कियों या इन प्राधिकरणों के साथ बातचीत करना हो गया या फिर नियमों का कैसे पालन करना होगा, ये सब हमको सिखाती है, या उन्हें बड़े समाज में अधिकार के ढांचे को समझने में क्या करती है, मदद करती है। जैसे कि जो शिक्षक है या फिर प्रिंसिपल्स हो गए या फिर जो अन्य कर्मचारी हैं, उनको अलग-अलग नियम हो गए, डिसिप्लिन सिखाते हैं, जो उनको समाज में क्या करती है, एक समाज को समझने में क्या करती है, मदद करती है, जिससे उनका समाजीकरण होता है। फिर छठा है भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करना, कि स्कूल लड़कियों के लिए क्या करता है कि भविष्य के लिए उनको निर्माण करता है, जो भी उनको वोकेशनल्स एजुकेशन्स है उसको भी तैयारी कराता है, तथा सामाजिक भूमिकाओं के लिए भी क्या करता है, स्कूल उनको तैयार करती है। वे उच्च शिक्षा और करियर के विकल्पों के बारे में उनको जानकारी प्रदान करते हैं कि आगे आप कौन-सी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो सकता है, या फिर कौन-सी शिक्षा आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो ये सब का भी निर्धारण जो हमारा विद्यालय है वो करती है, जिससे बालिकाओं का समाजीकरण हो सकता है कि वो आखिर उनका समाज में क्या रोल है, आखिर वो आगे क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संदर्भ में अक्सर लड़कियों की शिक्षा को घरेलू ज़िम्मेदारियाँ या फिर जो उनका शीघ्र विवाह है, उनके कारण क्या हो जाता है, उनका जो पढ़ाई है वो बाधित हो सकता है या हो ही जाता है, जो उनके समाजीकरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। जहाँ उनका समाजीकरण होता ही रहता है, तो उसी बीच जब उनकी पढ़ाई रोक दिया जाता है या उनका विवाह कर दिया जाता है, तो यह उनके समाजीकरण को प्रभावित करती है। वो पूर्ण रूप से समाजीकरण को समझ नहीं पाती है, या फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो एक किस प्रकार से कैसे क्या होना चाहिए, वो सब अच्छे से नहीं समझ पाते, जिस कारण से उनके समाजीकरण को क्या होता है, एक प्रभाव समाजीकरण उनसे प्रभावित होता है, जो उनका समाजीकरण है वह प्रभावित होता है। फिर आगे अब देखते हैं कि अनौपचारिक संगठनों में स्कूल जाने वाली लड़कियों का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ स्कूलिंग गर्ल इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो बालिकाएं हैं या फिर जो बच्चियां हैं या लड़कियां हैं, उनका अनौपचारिक संगठन हो गया, जो कि जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर वे फॉलो नहीं करना रहता है कि हमें इस तरह से चलना है या फिर इस तरह से चलना है, इस प्रकार से कार्य करना है। इसमें एक कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता है,
बट इसमें क्या होता है कि जो अनौपचारिक संगठन है वो लड़कियों को समाजीकरण किस प्रकार से रहना क्या करना है कि इसमें कैसे भूमिका निभाते हैं इसको समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि औपचारिक संगठन वे होते हैं जिनका कोई कठोर संरचना या फिर स्ट्रक्चर या फिर औपचारिक नियम कोई नहीं होता है, जैसे परिवार हो गया, मित्र मंडली हो गया, दोस्त हो गए, पड़ोस हो गए या फिर मीडिया हो गए। तो इन सबका कोई नियम वगैरह नहीं है कि किस प्रकार से बालिकाओं को शिक्षा देना या समाजीकरण करना है, पर फिर भी ये क्या करते हैं, जो लड़कियों हैं उनको समाजीकरण पर गहरा और अक्सर अधिक सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं। किस प्रकार से डालते हैं आइए समझते हैं। कि पहला है परिवार, फैमिली, कि जैसे कि हम जानते हैं कि फैमिली क्या है, एक प्राथमिक समाजीकरण इसको कहा गया है, मतलब प्राइमरी एजेंसी है जो समाजीकरण में एक मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि बालक या बालिकाओं का जन्म कहाँ होता है, एक परिवार में होता है, तथा परिवार के द्वारा ही उनको पालन पोषण या फिर अन्य भूमिकाएँ हो गई या सांस्कृतिक मूल्य हो गए या सामाजिक मानदंडों को क्या करती है, वह सिखाती हैं। या फिर जैसे कि भेदभाव और अपेक्षाएँ हो गई कि भारतीय परिवारों में लड़कियों से अक्सर घर के काम करने या फिर भाई-बहनों की देखभाल करने या फिर जो भी पारंपरिक स्त्रियों की भूमिकाओं निभाने के लिए क्या करते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है। और कुछ परिवारों में बेटों को शिक्षा के लिए क्या होता है, अधिक प्रोत्साहित दिया जाता है, वहीं पे लड़कियों को कम प्रोत्साहित दी जाती है, कम प्राथमिकता दी जा सकती है या दी जाती है। या फिर जैसे कि मूल्यों का संचार हो गया, जैसे कि पारिवारिक, धार्मिक या नैतिक और सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने में क्या करती है, ऐसे फैमिली हमारी मदद करती है कि किस प्रकार से हमारा समाजीकरण किया जाता है, या परिवार भी इसमें एक मुख्य भूमिका निभाती है, तथा इनके द्वारा भी एक अनौपचारिक संगठन है जो लड़कियों को समाजीकरण में एक मुख्य भूमिका निभाती है। तथा अब दूसरा देखते हैं कि मित्र मंडली या साथी समूह, पीयर ग्रुप किस प्रकार से समाजीकरण में या स्कूल जाने वाली जो लड़कियां हैं अनौपचारिक शिक्षक संगठन के माध्यम से उनका जो सोशलाइज़ेशन वो करती है। जैसे कि मित्र मंडली में किशोरावस्था में मित्र मंडली का प्रभाव ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है। जब बालिकाएँ एडोलसेंट एज में रहती हैं, जब 12 से 18 रहती है, जो जो उनके पीयर ग्रुप्स हो गए तो उनकी ज़्यादा बातें मानती हैं, उनके साथ रहती है, उनके जो भी राय विचार होते हैं आपस में होकर के उनको ही सही ठहराती है। तो वो जो उनके भाषा हो गए, व्यवहार के तरीके हो गए, तो ये अपने पीयर ग्रुप से भी कई बार उनको सीखने को मिलता है। कई बार साथियों का दबाव भी उन्हें देखने को मिलता है, जैसे कि उन्हें साथियों के दबाव का भी सामना कई बार करना पड़ता है, जो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। जैसे कि पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन हो गया, जब उनके पीयर ग्रुप उनको अच्छे से प्रोत्साहित करते हैं, तो उनका पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होता है। वहीं जब पीयर ग्रुप उनको जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होने के लिए दबाव डालते हैं, तो कहीं न कहीं उनसे उनका प्रभाव कम देखने को मिलता है। फिर वहीं पहचान का विकास भी होता है कि साथी समूह क्या करते हैं, लड़कियों को अपनी पहचान बनाने और खुद को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करते हैं, क्योंकि जब वह अपने पीयर ग्रुप के साथ क्या करते हैं, ईज़िली अपने जो भी समस्याएँ हैं या फिर जो भी बातें हैं उसको शेयर करती है। तो एक समाजीकरण में ये सब मित्र मंडली है जो मुख्य भूमिका निभाती है। फिर तीसरा है पड़ोस और समुदाय, नेबरहुड एंड कम्युनिटी, कि जो हमारे आस-पड़ोस के लोग हो गए या फिर जो समुदाय हो गए, वो पड़ोस में होने वाली जो भी बातचीत है या सामुदायिक गतिविधियाँ, जैसे कि कोई समुदाय में या समाज में वहाँ त्योहार हो गया या कोई सामाजिक समारोह हो गया, तो लड़कियों को सामाजिक नियमों और सामुदायिक मूल्यों के बारे में क्या करती है, जानकारी देती है कि किस प्रकार से हमें जो भी त्योहार है या फिर जो भी समारोह हो रहा है, तो उसमें किस प्रकार से हमें प्रतिक्रिया करनी, कैसे व्यवहार करना है। तो ये सब भी सीख हमें समुदाय या पड़ोस या समाज भी हमें प्रदान करती है। वे अपने आस-पास के लोगों के साथ बातचीत करके विभिन्न प्रकार के क्या करती है, सामाजिक भूमिकाओं और व्यवहारों का अवलोकन और अनुकरण करती हैं, जिससे उनको उनके समाजीकरण में सहायता मिलती है। फिर चौथा है मीडिया और सोशल मीडिया अ, किस तरह से सोशलाइज़ेशन में भूमिका निभाती है, उसको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये लड़के को सोशलाइज़ेशन करती है या समाजीकरण करती हैं। वर्तमान समय में हम जानते हैं जैसे कि टेलीविज़न हो गया, फ़िल्में हो गई या संगीत हो गया, इंटरनेट हो गया या अन्य प्रकार की अलग-अलग जो भी सोशल मीडियाज़ हो गए, सोशल मीडिया के चैनल्स हो गए या फिर इंस्टाग्राम हो गया, फ़ेसबुक हो गया या व्हाट्सएप हो गया, तो ये सब क्या करती है, लड़कियों के समाजीकरण पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है वर्तमान समय में भी तो देखा जाए तो। तो विभिन्न जीवन शैलियाँ हो गए, फ़ैशन हो गया, व्यवहार हो गए, पैटर्न के संपर्क में क्या होती है, वो आती हैं जब वो मान लीजिए अभी वर्तमान समय में इंस्टाग्राम हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, तो कई सारे सामाजिकरण जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे बच्चियाँ इसमें सीखती हैं, लड़कियाँ इसमें सीखती हैं। और फिर अगला है लोक कथाएँ और किंवदंतियाँ कि फ़ोल्कटेल्स एंड लेजेंड्स की जो भी हमारे पारंपरिक लोक कथाएँ हो गई या किंवदंतियाँ हो गई, अक्सर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं को बढ़ावा देती हैं। जो भी जैसे कि लोक कथाएँ हो गई कि पुरानी लोक कथाएँ जिसमें पुरुष और महिला का रोल एकदम निर्धारित रहता है, फ़िक्स रहता है कि एक राजा, एक रानी तथा वो कहानी चलती रहती है। तो इस तरह के पारंपरिक लोक कथाएँ जो हो जाती हैं, अक्सर क्या करती है, एक पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं को बढ़ावा देती हैं, जो अनजाने में लड़कियों के समाजीकरण को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं।
तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्कूल जाने वाली जो लड़कियां हैं उनका समाजीकरण एक बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है, जिसमें औपचारिक शिक्षा प्रणाली हो गया, स्कूल हो गया, तो उन्हें स्कूल हो गया तो ज्ञान, कौशल या अनुशासन प्रदान करती है। तो वहीं पे जो अनौपचारिक संगठन है, जहाँ परिवार हो गया, मित्र मंडली या मीडिया हो गए, तो ये सब उन्हें व्यक्तिगत जैसे इंडिविजुअल मूल्य हो गए, सामाजिक कौशल, समाज में कैसे रहना, क्या करना है, उनके लिंग की पहचान, उसको उनको एक आइडेंटिटी की पहचान को आकार देती है। तो यह इन दोनों प्रकार के संगठनों का संयुक्त प्रभाव हमें समाजीकरण के को देखने को मिलता है लड़कियों के अंदर, और उनकी भूमिकाओं और स्थान को लिए भी क्या करती है या तैयार करती है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।